हेलो स्टूडेंट्स, टर्म 2 के अकॉर्डिंगली हम लोग क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 13 दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है हंस क्रिश्चियन ओरिएस्टेड। Hans Christian Oersted, one of the leading scientists of the 19th century, played a crucial role in understanding electromagnetism. हमारा चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि किसी भी कंडक्टर में से जब करंट फ्लो करता है तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, और उसी को समझने के लिए ये चैप्टर है। तो सबसे पहले या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि जो बहुत बड़ा रोल प्ले किया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को समझने में, उनमें से एक साइंटिस्ट थे हंस क्रिश्चियन ओरिएस्टेड। In 1820, he accidentally discovered that a compass needle got deflected when an electric current passed through a metallic wire placed nearby. 1820 में, ईयर का ईयर याद होना जरूरी है। उन्होंने अचानक या फिर मतलब ऐसे ही डिस्कवर उनसे हुआ कि जब एक वायर में से करंट पास किया जा रहा था तो उसके पास रखी हुई कंपास की नीडल डिफ्लेक्ट हो गई। कंपास नीडल क्या होता है? ये जैसे ये कंपास है आपके पास, दिस इज कंपास नीडल। Through this observation, Oersted saw that electricity and magnetism were related phenomena. तो उस इस ऑब्जर्वेशन के द्वारा ओरिएस्टेड ने ये शो किया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों आपस में रिलेटेड है, कोई ना कोई कनेक्शन दोनों का जरूर है। The unit of magnetic field strength is named the Oersted in his honor. उनको सम्मानित करने के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की यूनिट है वो ओरिएस्टेड के नाम से जानी जाती है। तो यानी कि जो इस स्लाइड में हमारे पास ये है कि जो ओरिजिन है उनके नाम और उनके बारे में कि किस तरीके से वो इस डिस्कवरी पर पहुंचे। नाउ अब क्वेश्चन है व्हाई कंपास नीडल गेट्स डिफ्लेक्टेड। जो कंपास की नीडल है, जैसे कि ये आपके पास एक कंपास है और ये इसका आपको जो दिख रहा है एक आधा हिस्सा रेड और आधा हिस्सा आपको सिल्वर कलर टाइप का, तो ये जो है वो डिफ्लेक्ट क्यों हो गई? अब इसकी वजह, कंपास नीडल गेट्स डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉट नियर अ बार मैग्नेट। जब आप एक बार मैग्नेट के नजदीक कंपास नीडल को लेकर आते हो तो उसकी जो सुई होती है वो डिफ्लेक्ट यानी कि अपनी पोजीशन से हिल जाती है। कंपास नीडल इज इन फैक्ट अ स्मॉल बार मैग्नेट। जो कंपास नीडल है ये खुद भी अपने आप में एक छोटी बार मैग्नेट होती है। The ends of compass needle points approximately towards north and south direction. जो कंपास की नीडल होती है उसके जो एंड्स होते हैं वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शंस की तरफ अप्रोक्सीमेटली मतलब ठीक ठीक डायरेक्शन बताते हैं। The end point towards north is called north seeking or north pole. जो एंड नॉर्थ की तरफ होता है उसे नॉर्थ पोल कहते हैं, या नॉर्थ की तरफ जो इशारा कर रहा है दैट इज कॉल्ड नॉर्थ सीकिंग और नॉर्थ पोल। The other end that points towards south is called south seeking और south pole. दूसरा एंड जो साउथ की तरफ होगा वो साउथ की तरफ इशारा कर रहा होता है और उसे अपन साउथ पोल बोलते हैं। लाइक पोल्स रिपेल, जो पोल्स एक जैसे होते हैं जैसे नॉर्थ नॉर्थ या फिर साउथ साउथ, वो एक दूसरे से दूर जाते हैं, रिपेल करते हैं। वाइल अनलाइक पोल्स मतलब जैसे नॉर्थ एंड साउथ ऑफ मैग्नेट्स अट्रैक्ट ईच अदर, लेकिन अगर उनके पोल्स ऑपोजिट है, अनलाइक है, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये कंपास नीडल क्यों डिफ्लेक्ट हुई इस स्लाइड में उस चीज के बारे में हमें बताया गया। ओके, अभी मैं आपको थोड़ा सा कंपास नीडल के बारे में ही अपन बात करते हैं। जैसे कि ये आपको कंपास की नीडल आपके सामने दिखाई दे रही है। ये जो आपका रेड वाला नीडल का जो रेड पोर्शन है ये हमेशा नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता है, और जो उसके सामने ऑपोजिट है ये हमेशा
साउथ की तरफ पॉइंट करता है। अगर आपने कहीं जगह पर डायरेक्शन पता करनी है तो उसका वे क्या है, कंपास नीडल की हेल्प से। आप कंपास नीडल को हॉरिजॉन्टली एक स्मूथ सरफेस पर रख दोगे, फ्लैट सरफेस पे। सपोज कर लो ये मेरे पास फ्लैट सरफेस है और मैं इसको प्रॉपरली ऐसे अलाइन कर देता हूँ। अब आपको करना क्या होता है, जो ये रेड वाला पोर्शन है नीडल का, इसे आप नॉर्थ के ऊपर लेकर आते हो, यानी कि आप कंपास नीडल को रोटेट करोगे तब तक जब तक कि ये जो रेड वाला पोर्शन है वो नॉर्थ के ऊपर नहीं आ जाता। मैं आपको यहाँ पे ट्राई करता हूं, अगर आप इसको देख सको। जैसे कि नॉर्थ यहां पर है, तो लाइक दिस आई विल रोटेट, और क्योंकि मेरा यहाँ पे पूरा हॉरिजॉन्टल नहीं है इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा ट्रबल है। लाइक दिस, सपोज कर लो कि प्रॉपर नॉर्थ पे आ गया, तो इधर नॉर्थ है, ठीक इसके ऑपोजिट साउथ, राइट साइड ईस्ट और लेफ्ट साइड वेस्ट होगा। तो इस तरीके से मतलब आप लोग डायरेक्शन जो है वो कहीं पे भी मैग्नेटिक कंपास की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हो। नाउ व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? The magnet exerts its influence in the region surrounding it. एक मैग्नेट जो होती है वो अपना प्रभाव, अपना इन्फ्लुएंस इसके आसपास के एरिया में लगाती है। Therefore, the iron feelings experience a force. इसीलिए अगर आप एक मैग्नेट के अराउंड लोहे का चूरा रख दोगे तो वो लोहे की जो फीलिंग्स होंगी, आयरन फीलिंग्स, वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगी, क्योंकि उनके पास कौन है, एक मैग्नेट रखी हुई है जो अपना इन्फ्लुएंस उनके ऊपर डाल रही है। The force thus exerted makes iron feelings to arrange in a pattern. ये फोर्स जो लग रही होती है ये आयरन फीलिंग्स को एक पैटर्न के अंदर अरेंज करती है। अगर फोर्स नहीं होती तो आयरन फीलिंग्स एज इट इज जैसे भी थी वो वहां पे प्लेस हो जाती, लेकिन उनका एक पर्टिकुलर पैटर्न बन गया क्योंकि उनके ऊपर एक फोर्स लग रही है जो एक मैग्नेट लगा रही है। The region surrounding a magnet in which the force of magnet can be detected is said to have a magnetic field. तो मैग्नेट के आसपास का रीजन जिसमें मैग्नेट की फोर्स डिटेक्ट हो सकती है उसे हम लोग फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, कि मैग्नेट के आसपास कितने एरिया में उसका अट्रैक्शन या रिपल्शन एक्सपीरियंस किया जा सकता है किसी दूसरी मैग्नेट के द्वारा। लेकिन अगर सिर्फ हमारे पास कोई मैग्नेटिक मटेरियल है तो वो हमेशा अट्रैक्ट ही होगा, तो उस रीजन को वी कॉल मैग्नेटिक फील्ड। The lines along which the iron filings align themselves represent magnetic field lines. तो उन लाइंस के अलोंग जिसमें आयरन फीलिंग्स अपने आप को स्थापित करती हैं, अलाइन करती हैं, उन लाइंस को वी कॉल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो पैटर्न बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ कहाँ पे है, और उस पैटर्न का जो सिस्टम बनता है दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड की क्या क्या प्रॉपर्टी है या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या प्रॉपर्टीज है। मैग्नेटिक फील्ड इज अ क्वांटिटी दैट हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। मैग्नेटिक फील्ड वो क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, और ऐसी क्वांटिटी को आपको पता है हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। Direction of magnetic field is taken to be direction in which a north pole of the compass needle moves inside it. मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डिसाइड कैसे होती है, ये वो डायरेक्शन ली जाती है जिसमें कंपास नीडल का नॉर्थ पोल इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है, यानी कि नॉर्थ पोल जहां जहां पे आपको लेके जाएगा दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड।
Therefore, it is taken by convention that the field lines emerge from North Pole and merge at South Pole. तो by convention ये माना गया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो नॉर्थ पोल से निकल रही है, एमर्ज होता है निकलना, एंड मर्ज और कहाँ पे समा जाती हैं, साउथ पोल पर समा जाती है। इमर्ज निकलती है और मर्ज समा जाती है। Inside the magnetic direction of magnetic field line is from south pole to north pole। तो इसका मतलब ये है कि नॉर्थ पोल से निकलकर ये साउथ पोल पे खत्म नहीं होती, वो मैग्नेट के अंदर तक जाती है, और अंदर जो है वो कहाँ पे डायरेक्शन है, साउथ से नॉर्थ पोल है। ये समझना बहुत ही इजी है। सपोज कर लें ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जहां से निकल रही है साउथ पोल में समा रही है, लेकिन यहाँ पे खत्म नहीं हो रही, ये साउथ से आगे फिर इधर आगे ट्रेवल कर रही है। तो इसीलिए बोला है कि नॉर्थ से निकलती है, सपोज करें साउथ में समा जाती है और अंदर साउथ से नॉर्थ मूव कर रही है। दिस इज बाय कन्वेंशन। Thus the magnetic field lines are close curve। तो हमने देखा कि एक क्लोज बाउंड्री बन रही है, तो इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्लोज कर्व ही कहते हैं। मतलब ये क्लोज कर्व होती है, कहते नहीं, क्लोज कर्व होती है या क्लोज कर्व बनाती हैं। The relative strength of magnetic field is shown by the degree of closeness of the field lines। अब मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है कि जो फील्ड लाइंस हम लोग बना रहे हैं वो उनका क्लोजनेस एक दूसरे के पास कितना है। जितनी ज्यादा फील्ड लाइंस एक दूसरे के पास होंगी उनका मैग्नेटिक फील्ड उस एरिया में, उस पार्ट में उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। The field is stronger, that is the force acting on the pole of another magnet placed is greater where the field lines are crowded। फील्ड वहां पे स्ट्रॉन्ग है जहां पे जो फोर्स है वो दूसरे मैग्नेट के पोल पे लगेगी, तो वहां पे ज्यादा होगी। और वो कहां पे ज्यादा लगेगी, जहां पे फील्ड लाइंस क्राउडेड है। क्राउडेड मतलब भीड़ भाड़, बहुत ज्यादा आपस में क्लोज है, ज्यादा से ज्यादा फील्ड लाइंस है। तो इसका मतलब क्या है कि जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास है उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड वहां पर स्ट्रॉन्ग होता है। नो टू फील्ड लाइंस आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर। अगर हम लोग किसी मैग्नेट की बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं तो कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट या क्रॉस नहीं कर सकती। If they did, it would mean that at the point of intersection, the compass needle would point towards two direction, which is not possible। अगर मान लो एक सेकंड के लिए कि वो दोनों लाइन एक दूसरे को कट करनी है, सपोज करो लाइक दिस, ऐसे लगा लेते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे आई और एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे आ रही है और ये इस पॉइंट P पर इंटरसेक्ट हो गई। तो इसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट पर जो आपकी कंपस नीडल है वो दो डायरेक्शन की तरफ इशारा करेगी एक ही टाइम पे। यानी कि सपोज करो कि नॉर्थ पोल यहाँ पे भी शो करेगी और नॉर्थ पोल यहाँ पे भी शो करेगी, पर ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि एक ही टाइम पर एक ही डायरेक्शन तो अलग अलग जगह पे हो जाए। तो इसीलिए कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो ये कहना वो चाह रहे हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो हम लोगों ने पिछली स्लाइड में पढ़ी और इस स्लाइड में पढ़ी। Now, what happens to the direction of the needle if the current through the wire increases or decreases? अगर कहते हैं कि नीडल की डायरेक्शन पे क्या असर पड़ेगा, डिफ्लेक्शन पे, सॉरी, जो वो मुड़ रही है या हिल रही है, अगर एक वायर है उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है, यानी कि हम लोगों ने करंट जो है वो कम या ज्यादा करना है, तो उसका असर कंपस नीडल के ऊपर क्या पड़ेगा वो हम लोगों से पूछा गया है। तो उसके लिए क्या कहा इन्होंने, चेंज दी करंट इन दी वायर। पहले तो कहता है वायर में करंट चेंज करें, चेंज मतलब कम या ज्यादा करें। द डिफ्लेक्शन इन द नीडल ऑल्सो चेंजेस। तो हम लोग देखेंगे जो सुई की डिफ्लेक्शन है वो भी बदल गई। तो इसका मतलब क्या है, जो डिफ्लेक्शन है वो करंट के या चेंज इन करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। अब हमें ये नहीं पता कि कम होने पे क्या होगा या ज्यादा होने पे क्या होगा, ये जरूर है कि करंट में चेंज आता है तो डिफ्लेक्शन में भी चेंज आएगा। In fact, if the current is increased, the deflection also increases।
यानी कि अगर करंट इंक्रीज करेंगे तो डिफ्लेक्शन भी बढ़ जाएगा। तो यानी कि जितना ज्यादा करंट उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और उसी के लिए डायरेक्शन सॉरी जो डिफ्लेक्शन है वो भी ज्यादा हो जाएगी। It indicates that the magnitude of the magnetic field produced at a given point increases at a current through the wire increases। यानी कि सपोज करो ये मेरे पास एक वायर है, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, मैंने करंट डबल कर दिया, इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी डबल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली करंट फ्लो पे डिपेंड करता है। अगर करंट फ्लो बढ़ा देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा और इसीलिए जो डिफ्लेक्शन है वो भी कंपास की इंक्रीज हो जाएगी। तो फैक्टर पहला फैक्टर क्या हो गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चला गया। ओके, what happens to the deflection of the needle if the compass is moved away from the copper wire but the current through the wire remain the same। अब इस वायर में करंट हम लोगों ने सेम रखना है, ना कम करना ना ज्यादा करना, लेकिन जो कंपास आपने रखी थी, सपोज करो पहले यहाँ पे रखी थी, अब आप इसको दूर रख दोगे, थोड़ा सा दूर ले गए, तो कहता अब डिफ्लेक्शन पे क्या असर होगा। The deflection in the needle decreases as it is placed at a larger distance from current carrying wire। तो जो डिफ्लेक्शन है अब वो कहता है कम हो जाएगी अगर आप इसको करंट कैरिंग वायर से दूर रखोगे। तो यानी कि अगर डिस्टेंस बढ़ाते हैं वायर से तो डिफ्लेक्शन कम हो जाती है। समझना बड़ा आसान है, आप मैग्नेट के दूर चले जाओगे तो जो उसका फोर्स है वो कम हो जाएगा। अब मेरी वायर में करंट फ्लो कर रहा है तो ये एक मैग्नेट का काम करेगी। अगर इसके पास कंपास रखी है उसको आप दूर ले गए तो यानी कि फील्ड से दूर हो गई तो ऑटोमेटिकली इसका फोर्स भी कम हो जाएगा। Thus the magnetic field produced by a given current in the conductor decreases as the distance from it increases। यानी कि अगर डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड है गिवन करंट का वो कंडक्टर के अंदर वो कम हो जाएगा और उसी वजह से जो नीडल है उसकी डिफ्लेक्शन भी कम हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमने दो फैक्टर पढ़ लिए डिफ्लेक्शन के या मैग्नेटिक फील्ड के। फर्स्ट फैक्टर इज मैग्नेटिक फील्ड, डिफ्लेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड। एक स्ट्रेट वायर की बात कर रहे हैं जो करंट के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेकिन जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब मैं पावर की बात नहीं कर रहा हूँ कि पावर 1 आएगा 2 आएगा 3 आएगा, उसे नहीं, सिंपली जो अपने पास अपने सिलेबस के अकॉर्डिंगली है, करंट बढ़ेगा तो डिफ्लेक्शन भी बढ़ेगी, डिस्टेंस बढ़ेगा तो डिफ्लेक्शन कम हो जाएगी। The concentric circles representing the magnetic field around the current carrying straight wire becomes larger and larger as we move away from it। अब एक स्ट्रेट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं, सपोज करो मुझे करंट जो है वो इस पॉइंट से पास हो रहा है और इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ड्रॉ करनी है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या बनेगी, सर्कल्स बनेंगे लाइक दिस। इस पॉइंट को सेंटर मान के हम लोग क्या करेंगे, सर्कल ड्रॉ करते रहेंगे। कंसेंट्रिक का मतलब क्या होता है, जिनका सेंटर एक होता है। तो ऐसे बड़े बड़े सर्कल हम लोग ड्रॉ करते जाएंगे, यानी कि वायर से दूर होते जा रहे हैं, इस पॉइंट से हम अपना दूरी बढ़ाते जा रहे हैं तो सर्कल भी बड़े बड़े होते जाएंगे, जो क्या इंडिकेट करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो कम होती जा रही है। तो अगर आपसे पूछा जा रहा है कि शेप क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की एक करंट कैरिंग कंडक्टर जो स्ट्रेट वायर है, तो आपका आंसर क्या होगा, कंसेंट्रिक सर्कल्स होगा। राइट हैंड थंब रूल। अब स्ट्रेट वायर में से करंट फ्लो कर रहा है और हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है, तो डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, उसी के लिए जो रूल है दैट इज द राइट हैंड थंब रूल। व्हाट इज दैट रूल? Imagine that you are holding a current carrying straight wire in your right hand such that thumb points towards the direction of current। मान लो आपने एक करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर अपने राइट हैंड में होल्ड किया हुआ है, राइट मतलब आपका दायां हाथ, और ऐसे होल्ड करना है कि जो थंब होगा वो करंट की डायरेक्शन की तरफ इशारा करेगा। हम लोग करेंगे इसको। अभी क्या करना है, हमने जो वायर है
उसे राइट हैंड में होल्ड करना है और थंब की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, जिस तरफ करंट फ्लो करे। अगर करंट मान लो नीचे से ऊपर फ्लो कर रहा है तो थंब ऊपर की तरफ हो, अगर वो नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है तो थंब नीचे होना चाहिए। Then your fingers will wrap around the conductor in the direction of field lines of the magnetic field. अब जब थंब को आप पाँव ऊपर करेंगे तब अपनी उंगलियां मुड़ रही हैं, और जब नीचे करेंगे तब भी रैप हो रही है। तो इनका जो भी डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन किसका होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ। सपोज कर लो ये मेरे पास एक स्ट्रेट वायर है और जो करंट है वो ऊपर से नीचे जा रहा है। दिस इज माय राइट हैंड, ठीक है जी। तो अब मुझे क्या करना है, इसको होल्ड करना है। करंट नीचे है तो थंब नीचे होना चाहिए, तो लाइक दिस। और फिंगर्स आप देखो मेरी कैसे मूव कर रही हैं। मैं अपनी तरफ से देख के बता रहा हूँ, तो फिंगर जो है वो क्लॉकवाइज आ रही है। क्लॉकवाइज जैसे आपकी सेकंड्स वाली सुई मूव करती है लाइक दिस, तो उसी डायरेक्शन में जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो भी मुड़ेगी। यानी कि अगर एक स्ट्रेट वायर में जो करंट है वो डाउनवर्ड होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी द क्लॉकवाइज। सपोज कर लो वायर में करंट ऊपर की तरफ होता तो मुझे राइट हैंड में इसको ऐसे होल्ड करना था कि थंब ऊपर की तरफ जाए, तो थंब ऊपर है। अब ये फिंगर्स कैसे मुड़ रही है, मैं देख रहा हूँ कि इनकी जो डायरेक्शन है वो आपको क्लॉक से ऑपोजिट हो गई, जिसे हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, जब करंट स्ट्रेट वायर में ऊपर की तरफ जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटी क्लॉकवाइज बनेगी। अगर करंट हमारा डाउन साइड जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लॉकवाइज बनती है। तो दिस इज राइट हैंड थंब रूल, वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों को इसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। अभी तक हमने एक स्ट्रेट वायर की बात की। अब अगर सपोज करो आपके पास जो वायर है वो एक लूप है लाइक दिस। लूप क्या होता है, ऐसे एक सर्कुलर वायर। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, स्ट्रेट वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कुलर लूप एंड करंट इज पास्ड थ्रू इट। आपके पास वायर तो वही था सीधा, आपने इसको बेंड करके एक सर्कल बना लिया और इसमें से आप क्या कर रहे हैं, आपका करंट पास कर रहे हैं। हाउ वुड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लुक लाइक, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनने वाली हैं अब इस सर्कुलर वायर की वजह से वो कैसे दिखेंगी। At every point of a circular current carrying circular loop, the concentric circle representing the magnetic field around it would become larger and larger as we move away from the wire. Suppose कर लो ये एक सर्कुलर वायर है, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है लाइक दिस। अब कहते हैं कि करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के हर पॉइंट पे, सपोज कर लो पॉइंट अपन ये चूज कर लिया, दिस इज सपोज करो ए पॉइंट। यहाँ पे कहता है कंसेंट्रिक सर्कल बनाएंगे लाइक दिस। वही चीज लगा लो राइट हैंड थंब रूल कि आपका जो करंट है वो यहाँ पे कैसे फ्लो कर रहा है, ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ हमने अभी क्या देख के आए थे आपका, एंटी क्लॉकवाइज। तो यानी कि ये जो सर्कल है वो क्या बनेंगे, एंटी क्लॉकवाइज बनेंगे। ये कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या है, दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड दैट पॉइंट विच इज कैरिंग द करंट। और ये कहता बड़े बड़े होते जाएंगे जैसे जैसे आप वायर से दूर होते जाओगे। उसका भी क्या रीजन है, वायर से दूर हो रहे हैं, वायर में करंट है, वायर जो करंट होता है वो मैग्नेट होती है, और जब आप मैग्नेट से दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो वही जो बड़े बड़े सर्कल्स हैं रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। By the time we reach at the center of the circular loop, the arcs of these big circles would appear as straight lines. अगर हम लोग कहते हैं कि पॉइंट के अराउंड, जैसे सपोज कर लो ये सर्कुलर लूप हो गया, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो इस पॉइंट के अराउंड अपन सर्कल बनाते जा रहे हैं तो बहुत सारे सर्कल बन जाएंगे। कहते हैं जिस टाइम पे हम लोग सेंटर पे पहुंचेंगे, कहते ये जो सर्कल है, ये जो आर्क्स लग रही है, ये कहते हैं ऐसा लगेगा कि जैसे स्ट्रेट लाइंस हो गई हो, क्योंकि मतलब कि बेंडिंग बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। तो सेंटर पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगा, बिल्कुल स्ट्रेट हो गया। Every point on the wire carrying current would give rise to the magnetic field appearing as straight lines at the center of the loop.
तो वायर के ऊपर जितने भी पॉइंट हैं, हर पॉइंट जिसपे करंट कैरी कर रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, और वो सेंटर पे ऐसे लगेगा कि स्ट्रेट लाइन की फॉर्म उसकी बन गई है, यानी कि जो आर्क्स है वो सारी की सारी हमें सीधी लाइन लगेगी अगर हम लोग लूप के सेंटर की बात करेंगे। By applying the right hand rule, it is easy to check that every section of the wire contributes to the magnetic field lines in the same direction within the loop. राइट हैंड रूल का यूज करके ये हम लोग आसानी से चेक कर सकते हैं कि वायर का हर हिस्सा मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कंट्रीब्यूट करता है सेम डायरेक्शन में लूप के अंदर। यानी कि ऐसा है कि आप जैसे पॉइंट आपने ये उठाया, आप ये उठाओगे, यहाँ पे उठाओगे, तो जितने मर्जी पॉइंट आप लोग इस लूप के ऊपर उठाओगे, आप देखोगे कि इनकी वजह से जितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है सेंटर पे या विद इन द लूप, उसका डायरेक्शन सबका सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इतने सारे पॉइंट, जितने पॉइंट होंगे सब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो सबका सब मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता रहेगा, ऐड अप होता रहेगा, मतलब वो कैंसिलेशन नहीं करेंगे। How magnetic field produced by circular wire depends on a number of turns. कहता है मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस किया है सर्कुलर कॉइल ने वो नंबर ऑफ टर्न्स पे कैसे डिपेंड करता है। If there is a circular coil having n turns, the field produced is n times as large as produced by a single turn. अगर एक सर्कुलर कॉइल की n नंबर ऑफ टर्न्स होती है तो जो फील्ड प्रोड्यूस होगा वो भी n टाइम्स बड़ा होगा जो कि सिंगल टर्न ने प्रोड्यूस किया। मतलब सपोज करें एक वायर है, एक सर्कुलर टर्न दे दिया, एक और उसके ऊपर टर्न दे दिया, एक उसके ऊपर टर्न दे दिया, तो जितने ज्यादा टर्न आप बढ़ाओगे उतना मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होता जाएगा। सपोज कर लो एक टर्न की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 10 टेस्ला है, सपोज कर लो। अगर मेरे पास 10 टर्न होगी तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी कितना हो जाएगा, 10/10, दैट इज 100 टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट्स होती हैं। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि जितनी ज्यादा टर्न्स होगी उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। तो ये क्यों हो रहा है, दिस इज बिकॉज द करंट इन ईच सर्कुलर टर्न हैज द सेम डायरेक्शन। क्योंकि हर सर्कुलर टर्न में जो डायरेक्शन है करंट का वो सब में सेम है, एंड द फील्ड ड्यू टू ईच टर्न देन जस्ट एड्स अप। और इस वजह से अगर करंट की डायरेक्शन सेम है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी सेम होगी, तो हर पॉइंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐड होता जाएगा। इसीलिए अगर एक टर्न पे हम लोग एक पॉइंट मान के चल रहे हैं तो 10 टर्न्स पे 10 पॉइंट हो गए, और इस वजह से वो सारे ऐड अप होकर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड वहां पर क्रिएट कर देंगे। ओके, ये हम लोग करेंगे नेक्स्ट सेशन में। आज हमारी 11 स्लाइड्स यहाँ पर डन हुई है। चैप्टर हमारा 1/3 यानी कि 33% ओवर हो चुका है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।